हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर नंबर में हम पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय द वे, आप देखे होंगे कल यानी अभी जो जस्ट एक बैरूत जो लेबनान की राजधानी है, जिसमें एकाएक विस्फोट हुए हैं, उस विस्फोट में बहुत सारे चीज़ तबाह हो गए हैं। तो उस तबाही का कारण क्या है? ये उस तबाही का कारण नेचुरल कॉजेज है या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज है या कोई देश उस पर हमला किया है? तो देखिए, वो हो सकता है कि पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो चलिए, आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स, इसमें हम डिस्कशन करेंगे पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या है, इसके क्लासिफिकेशंस क्या है और ये कहाँ कहाँ से आते हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और इसके रिमेडीज़ क्या है, हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि पॉल्यूशन क्या है। तो लेट्स बिगिन। तो पॉल्यूशन मीन्स कि जैसे अगर हमारे इन्वायरमेंट में या कोई भी नेचुरल अकरिंग थिंग्स है उसमें कोई मिलावट आ जाए, उसके जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज आने लगे। जैसे देखिए, अगर एयर है तो एयर के प्रॉपर्टीज़ में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो, अगर उसमें कुछ चेंज आने लगे तो समझ लीजिए कि वो उसको पॉल्यूटेड हो चुका है। अगर सपोज वाटर है, वाटर का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हो गया हो या बहुत कम हो गया हो, तो उससे पता चलता है क्या है कि वाटर पॉल्यूटेड हो गया है। या अगर कोई पानी है वो पीने लायक नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये पानी डर्टी है, गंदा है, हम इसको पी नहीं सकते हैं। इट मीन्स ये पानी पॉल्यूटेड हो गया है। उसी तरीके से अगर हम सॉइल का बात करें तो सॉइल में भी अगर उसका फर्टिलिटी घट गया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स, देन इट इज़ नोन एज सॉइल पोल्यूशन। तो अगर हम सॉइल पोल्यूशन को डिफाइन करें तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर एयर, वाटर एंड लैंड दैट मे या विल हार्मफुल या अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। जब पोल्यूशन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हार्मफुल करे, हो सकता है इसका इफेक्ट बाद में दिखता है। या लिव्स जो होता है, जिंदगी लोगों का होता है, लाइफ्स ऑफ द डिजायरेबल स्पेसीज, जो डिजायरेबल स्पेसीज है उसके लाइफ पे इफेक्ट डालता है। आवर इंडस्ट्रियल प्रोसेस या लिविंग कंडीशंस, हम लोग के इन लिविंग कंडीशन को इफेक्ट करता है। कल्चरल एसेट्स, जो हम लोग का कल्चरल एसेट्स है, जैसे देखिए लेबनान में जो इतना विस्फोट हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग ढह गए, 10 किलोमीटर एरिया तबाह हो गया है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, अराउंड मोर देन 4000 लोग वहाँ घायल हो गए हैं। एंड दैट मे विल वेस्ट डिटोरिएट आवर रॉ मटेरियल, हम लोग का जो रॉ मटेरियल है उसको डिटोरिएट करता है। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन करें पोल्यूशन को, तो इट इज़ को हम यहाँ नीचे डेफिनेशन लिख दिए हैं। इट मे बी डिफाइंड एज एन एडिशन या एक्सेसिव एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू द फिजिकल इन्वायरमेंट, वाटर, एयर, लैंड, ये सब होता है। मेकिंग इट्स लेस फिट या अनफिट, जो कि हमारे लाइफ के लिए लेस फिट या अनफिट करता है। चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को जनरली 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि एयर पॉल्यूशन आता है, उसी को एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद फिर वाटर पॉल्यूशन, लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव एंड रेडिएशन पॉल्यूशन। जो अगर एयर में कुछ अनवांटेड मटेरियल मिल गया हो तो उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। अगर पानी में मिल गया हो, वाटर में, तो उसको वाटर पॉल्यूशन, मैरीन पॉल्यूशन इश्यू को कहते हैं। लैंड यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है, ज़मीन का फर्टिलिटी होता है वो कम हो गया है, लैंड पोल्यूशन बोलते हैं। नॉइज़ मतलब जो एक्सेसिव नॉइज़ आ रहा है, जैसे ये नॉइज़ पोल्यूशन का मेन कॉजेज होता है ऑटोमोबाइल्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे कि इतने रिसर्च हो रहे हैं, लोग इतने परमाणु बम बना रहे हैं, इतने परमाणु बम फोड़ रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहे हैं, ये सब रेडियो एक्टिव या रेडिएशन पोल्यूशन का कॉजेज है। रेडिएशन पोल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज एक सन भी है, इसके सन के रेस से जो आते हैं पोल्यूशन। तो चलिए हम पॉल्यूशन और उसके क्लासिफिकेशन के बाद अब देखते हैं पॉल्यूटेंट्स क्या होता है। मतलब वैसे पदार्थ, वैसे मटेरियल्स जो पॉल्यूशन करते हैं उसको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। सिंपली जो पॉल्यूशन करते हैं उसको पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ हम हर एक पॉइंट लिख दिए हैं। पॉल्यूटेंट्स आर द मटेरियल्स या फैक्टर्स विच कॉजेस एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। फिर दूसरा पॉइंट है पॉल्यूटेंट्स आर जनरली द वेस्ट प्रोडक्ट। पॉल्यूटेंट्स जो होता है जनरली वेस्ट प्रोडक्ट होता है या बाय प्रोडक्ट होता है। तो मटेरियल हम लोग जो यूज़ करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम लोग कोई मटेरियल यूज़ करते हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे कि देखिए हमारा टीवी है, अगर टीवी ख़राब हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे, उसको डिग्रेड करना बहुत मुश्किल है।
देखिए प्लास्टिक कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। लोग सोलर लाइट किए जा रहे हैं। 20-30 साल के बाद जो सोलर पैनल ख़राब हो जाएगा, उसके बाद ये तो उससे भी खतरनाक है, इसको डिग्रेड करना बहुत ही मुश्किल होगा। 30 साल के बाद और बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा सोलर लाइट की वजह से, सोलर पैनल की वजह से। स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री से स्मोक आते हैं, ऑटोमोबाइल से आते हैं, केमिकल इंडस्ट्री से जो आते हैं, और जो न्यूक्लियर प्लांट से आते हैं, और जो सीवेज हाइव्स, जो घर से सीवेज निकलता है, वो सब जो है पोल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल्स है। देखिए पोल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल्स है ये सब, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पोल्यूटेंट्स हमारे लिए हार्मफुल ही हो। जैसे आप गांव में देखते होंगे जो काऊ डंक होता है, या फिर कुछ ऐसे जो राख होता है, वो सब लोग खेतों में छिड़का करते हैं, जिससे कि खेतों की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि एक मटेरियल है, एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का यूज़ सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर इसी का हम एक्सेसिव यूज़ कर लें तो वाटर पोल्यूशन आ जाएगा, खेत का फर्टिलिटी कम जाएगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। बेसिकली इसको 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है डिपेंडिंग अपॉन द देयर परसिस्टेंट आफ्टर बीइंग रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। जो अगर किसी भी सब्सटेंस को इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया, फिर वो पोल्यूटेंट्स कितना टाइम तक रहेगा एनवायरनमेंट में और कैसे बना रहेगा, उसके बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन है। परसिस्टेंट मतलब बना रहे, किस टाइप से बना रहेगा। तो इसमें इसका क्लासिफिकेशन 2 है, एक है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, फिर है दूसरा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स किसको कहते हैं? वो पोल्यूटेंट्स जिसको डायरेक्टली हम इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, उसको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, और वो इन्वायरमेंट में उसी रूप में रहता है एज ए लॉन्ग टाइम तक। परसिस्टेंट मतलब वही होता है कि कितना दिनों तक, कितना टाइम तक बना रहता है। तो बहुत दिनों तक ये बना रहता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इसके एग्जांपल्स है एस, स्मोक, फ्यूम्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कार्बन्स या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं। कार्बन CO2 देखिए इसमें एक्चुअली आगे है, आ जाएगा ये। एक है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्राइमरी के बाद। तो वो जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और एटमॉस्फेरिक एयर या कुछ ऐसा सब्सटेंस, ये दोनों मिलकर एक खास टाइप का अलग से पोल्यूटेंट्स बनाते हैं, जो कि नेचुरली अकरिंग नहीं करता है, तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। दीज आर दोज पोल्यूटेंट्स फॉर्म फ्रॉम द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बाय केमिकल इंटरेक्शन विद द सम कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट करते हैं, उससे मिलकर जो बनाते हैं। जैसे एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो सल्फर जो डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब मिल के बनाते हैं। ओजोन हुआ, स्मॉग हुआ, ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ट्राइऑक्साइड, ओजोन, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे आया करता है कि आइडेंटिफाई व्हिच आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड व्हिच इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, जिसमें आपको देगा नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो आप यहाँ से इसको याद रखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम पहला क्लासिफिकेशन देख रही है ऑन द नेचर ऑफ परसिस्टेंट, वो किस टाइप से इन्वायरमेंट में परसिस्ट करता है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, ऑन द नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स का नेचर कैसा है, वो कितना है अमाउंट में, ठीक है। इसके बेसिस पे भी 2 है, एक है क्वांटिटेटिव, एक दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट है उसमें इन्वायरमेंट में। और जैसे देखिए ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, यानी जो उसका है कि मात्रा बढ़ रहा है, तो इस बेसिस पे किया जाता है इसका क्लासिफिकेशन क्वान्टिटेटिव का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर दोज सब्सटेंसेस नॉर्मली अकरिंग इन द एनवायरनमेंट, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, who acquires the status of pollutants when their concentration gets increased। वो नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब पोल्यूटेंट्स तो नहीं है पहले से। जैसे देखिए CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये नहीं रहता, ये बहुत हमारा मेरे लिए हेल्पफुल भी है। अगर ये नहीं रहता, कार्बन डाइऑक्साइड यही पृथ्वी को गर्म करके रखता है, या एज ए सिंक का भी काम करता है। अगर सपोज कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता, तो जो हमारा दिन और रात होता है, रात बहुत ठंडा रहता है, दिन बहुत गर्म रहता है, इसको ये बैलेंस करके रखता है ठीक है, ओके। तो देखिए, लेकिन वही CO2 का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो इसी क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO बनाता है, फिर एक ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स, जो क्वालिटी के बेसिस पे किया जाता है, जैसे कि ये
तो दीज आर द सब्सटेंसेस विच डू नॉट नॉर्मली अकर इन द नेचर में नॉर्मली है नहीं, लेकिन इसको मैन जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे खेतों में इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जिसके वजह से इसका बढ़ता है, तो इसलिए इसको क्वालिटेटिव सब्सटेंस इसको कहा जाता है। ठीक, जो कि अलग से मैन उसको नहीं ऑलरेडी नहीं है, लेकिन मैन के एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के वजह से आ रहे हैं, उसको क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। अब हम तीसरा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्पोजल, जिस टाइप से अगर किसी को डिस्पोजल किया जा सकता है, यानी उसको रिसाइकिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें भी दो है क्लासिफिकेशन है, बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल से नाम से आपको पता चलता है जिसको हम डिग्रेड कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। देखिए, तो दीज आर द पोल्यूटेंट्स दैट आर क्विकली डिग्रेडेड बाय नेचुरल मीन्स हीट या थर्मल पॉल्यूशन एंड डोमेस्टिक स्वेज। जो डोमेस्टिक स्वेज है, हमारे घर के जो कूड़ा कचरा जो जाता है, उस सब को हम इसी कैटेगरी में डाला जाता है और उसको क्विकली डिग्रेड किया जाता है बाय द प्रोसेस मीन्स, या बाय जो ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए बेसिक स्वेज प्लांट ट्रीटमेंट लगाया जाता है, उसको ट्रीटमेंट करके उसको डिग्रेड किया जाता है। म्यूनसिपल ट्रीटमेंट हो, प्लांट्स लगा के हो, जो भी तरीका हो, लेकिन इसको डिग्रेड कर सकते हैं वैसे में, तो इसको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल स्वेज से जो निकलता है हमारे घरों से, इस सबसे कचरा से, यही बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लांट पोल्यूटेंट्स उसको कहते हैं जिसको हम डिग्रेडेड नहीं कर सकते हैं, या अगर वो डिग्रेड भी होता है तो बहुत स्लोली होता है। जैसे देखिए, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आइदर डू नॉट डिग्रेड एंड डिग्रेड वेरी स्लोली इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। दीज इंक्लूड्स मरकरी, जैसे मरकरी है, मरकरी से मीना माटा करके बीमारी होता है। लॉन्ग चेन फेनोलिक केमिकल्स, DDT एंड अल्मोनियम कैंस, जो बर्तन बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं, टीवी का कवर बनाते हैं, ये सब नॉन डिग्रेडेबल में आता है। तो देखिए, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है? सोर्सेज दो ही हो सकता है, या तो नेचर में है, नेचुरल की वजह से, जैसे कि सुनामी आ रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये सब होगा कॉज, या दूसरा होगा एंथ्रोपोनोजिक, जैसे मैन जो है कि बहुत सारे ऑटो गाड़ी चलाता है, उसमें धुआं, मतलब पेट्रोल डीजल जला के उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो सब हो सकता है कॉजेज। यानी इसके दो है कॉजेज, नेचुरल एंड एंथ्रोपोनोजिक कॉजेज। चलिए हम देखते हैं नेचुरल कॉजेज क्या होता है। तो नेचुरल में देखिए, सबसे पहले कि वोल्केनिक इरप्शन, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, ये सबसे बड़ा मेन कॉजेज है। इससे क्या होता है कि नीचे धरती के जो मैग्मा, लावा, ये सब पिघल के ऊपर आ जाता है, इसमें बहुत राख और एसिड निकलता है, जो कि एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्सेज है वोल्केनिक इरप्शन। फिर जो बहुत सारे जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से देखिए टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ गया है, जिसमें फॉरेस्टों में आग लग जा रहे हैं। ऐसे अमेरिका के जंगलों में आग लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ऑस्ट्रेलिया वाले में आग लगा हुआ है, बहुत दिन से लगा हुआ है, बुझ नहीं पा रहा है, तो फॉरेस्ट फायर की वजह से होता है। फिर डस्ट जो है तूफान के वजह से, हवा जो चलती है उसके वजह से जो डस्ट उड़ते हैं, वो सब भी मेन कॉजेज है नेचुरल रिसोर्सेज का। जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, स्पोर्स होते हैं, साइक्लाइड्स होते हैं, पोलेंस, एंड ऑल आर द नेचुरल पोल्यूटेंट्स। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इन मार्सी प्लेसेस रिलीज, जैसे कि दलदली जो ज़मीन होता है, वहाँ पे जो मीथेन गैसेज होता है, वो सब भी एक नेचुरल कॉजेज है नेचुरल पोल्यूशन का। अब हम एंथ्रोपोनोजिक कॉजेज के बारे में देखते हैं। इसमें है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे पहले जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं हम लोग, चिमनी, भट्ठा, ये सब। तो फिर अलग अलग केमिकल प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये सब मेन कॉजेज है एंथ्रोपोनोजिक कॉजेज। एंथ्रोपोनोजिक मतलब मैन कॉजेज, जो मैन के द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा। इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये तो सबको पता है कि कितना खतरनाक है ये, कितना, इसलिए दिल्ली में ऑडी में लगाया गया है, इसीलिए BS6 BS4 कंसेप्ट लाया गया है। ये सब के बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। और पॉपुलेशन जो इतना बढ़ गया है, वो भी एक मेन कॉजेज है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की हम जो पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं, उसके बदले नए पौधे नहीं लगा रहे हैं, ये बड़ा कॉजेज है। नेचुरल एक्सप्लोजन, जैसे कुछ तो नेचुरल एक्सप्लोजन भी होता है, जो भी कराते हैं, मनुष्य भी कराते हैं, जिसके वजह से। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम ज़्यादा खनन कर रहे हैं। जैसे तेल बहुत निकाल रहे हैं कहीं से, जैसे माने अरब कंट्री है, गल्फ़ कंट्री, वो तेल बहुत निकाल रहे हैं, वो सब का एक दिन बहुत प्रॉब्लम होगा, और ये सब मेन कॉजेज है। हम बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, डैम बनाते हैं, ये सब एंथ्रोपोनोजिक कॉजेज में आते हैं। एक्सप्लोजन यूज्ड इन वार, जैसे बहुत सारे बम, न्यूक्लियर बम्स बना रहे हैं लोग, एक्सप्लोजन कर रहे हैं, उसके टेस्टिंग करते हैं, वो सब मेन कॉजेज है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं खेतों में, वो सब बिकॉजेज है। माइनिंग जो करते हैं हम, जो
खनन का क्या कार्य करते हैं, कोयला निकालते हैं, ये सब एंथ्रोपोलॉजी कॉजेज में आता है। झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन क्या होता है, जैसे देखिए जो कुछ अजीब प्रकार के जनजाति होते हैं जो आज यहाँ कल वहाँ रहते हैं, वो सब पहाड़ों के एरिया को क्या करते हैं, अपने के लिए कोई खेती करते हैं, जहाँ पे उसको थोड़ा ठीक लगता है वहाँ के पेड़ पौधे के काट देते हैं, वहाँ फिर वो खेती करते हैं, फिर वो थोड़ा दिन के बाद वहाँ से चले जाते हैं, दूसरे जगह पे रहते हैं, फिर वहाँ के पेड़ पौधे के काटते हैं, खेती करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मेन कॉजेज आ रहा है वाटर पोल्यूशन, ये पोल्यूशन का। तो इसके बाद है हम सोर्सेज देख लिए क्या होता है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, इसका बहुत सारे इफ़ेक्ट है, जैसे बहुत सारे डिजीजेज हो रहा है। अभी देखिए आप लोगों के सामने कोरोना वायरस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वायरसेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मनुष्य सह नहीं पा रहे हैं, हमेशा इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमेशा तूफान आते रहते हैं। ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये सब क्यों आते हैं, बिकॉज जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है जिसी की वजह से तो आते हैं। तो ये सब इसके मेन इफ़ेक्ट्स है। हम इसको रेमेडीज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम इसका कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्प्रूव करने का हमारे पास तरीका ये है कि हम नए नए पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स यूज़ ना करें, खनन काम कम करें। जितने भी कॉजेज है उस सब कॉजेज के अगर हम अपोजिट काम करें, जैसे देखिए हम पेड़ पौधे लगाएं, नेचुरल एक्सप्लोरेशन ज़्यादा नहीं करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम करें, ज़्यादा एसी ना चलाएं, जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब तो मेन कॉजेज है ना। तो ये सब को हम कम करके पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू।